जय हिंद बच्चों। आज हम विलयन के भाग 9 इसमें देखेंगे हम परासरण एवं परासरण दाब। ये भी एक अणुसंख्य गुणधर्म है। चौथा अणुसंख्य गुणधर्म ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस को देखने से पहले या परासरण की परिभाषा को समझने से पहले हमें अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है इसके बारे में देखना होगा। इस अध्याय में हम परासरण दाब से अणुभार की गणना, सम परासरी, अति परासरी और अर्ध परासरी विलयन क्या होते हैं और प्रतिलोम परासरण के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको परासरण की परिभाषा के पहले मैं अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि परासरण की परिभाषा में ये झिल्ली आती है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? देखिए, जितने भी प्राणी या जंतु कोशिकाओं की जो झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली, वो अर्धपारगम्य होती है। या पारगम्य मतलब कि उसमें से कोई भी पदार्थ आर पार निकल जाता है, और अपारगम्य का मतलब होता है कि कुछ पदार्थ उसमें से नहीं निकल पाते हैं, तो उसे अपारगम्य कहते हैं। और अर्धपारगम्य से मतलब है कि इसमें जो विलायक होता है वह तो इस झिल्ली में से पास आउट हो जाता है, लेकिन विलेय के अणुओं के लिए यह झिल्ली जो होती है अपारगम्य होती है। इसलिए इसे बोलते हैं अर्ध पारगम्य या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम्य झिल्ली की विशेषता होती है कि इस झिल्ली में बहुत मतलब सूक्ष्मदर्शी छिद्र होते हैं, या जिसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। और ये विलायक के कणों को तो अपने अंदर से आर पार जाने देती हैं, लेकिन विलेय के कण इसमें से आर पार नहीं हो पाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्राकृतिक रूप से अर्धपारगम्य झिल्लियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो पार्चमेंट पेपर, या जैसे कि अभी आपको बताया वनस्पति या प्राणी की कोशिका झिल्ली, या फिर बकरी या सुअर का ब्लैडर वगैरह, ये जो हैं ये अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करते हैं। और अर्धपारगम्य झिल्लियाँ कृत्रिम रूप से भी बनाई जा सकती है, जैसे यहाँ पर आपको बताया है कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली का बनाना। तो ये पोरस पॉट लिया और इसमें कॉपर सल्फेट डाला और पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये दोनों आपस में रिएक्ट होते हैं और बनाते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड। ये कॉपर फेरोसाइनाइड जो है ये पोरस पॉट पे डिपॉजिट होता है यहाँ पर, और ये जो पॉट है ये अर्धपारगम्य झिल्ली बन जाता है। इसको कहीं भी जब आवश्यकता होती है अर्धपारगम्य झिल्ली की, वहाँ उपयोग में लिया जाता है। तो इसके अलावा और भी मजबूत वाली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है सेलुलोज एसीटेट की, और कई प्रकार के पॉलीमर्स या सेलोफेन आदि ये भी अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं परासरण क्या होता है। परासरण विसरण से मिलती जुलती घटना है। विसरण आपने कक्षा 11वीं में देखा था कि यदि किसी कमरे के एक कोने में इत्र की बोतल को खोल दिया जाए तो पूरे कमरे में इत्र की गंध फैल जाती है। क्यों फैलती है? क्योंकि इत्र के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं और चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। यहाँ पर भी विलायक के अणु गति करते हैं, लेकिन अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर। तो पहले हम परिभाषा देखें कि यदि शुद्ध विलायक और विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक कर दिया जाए तो विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से निकलकर विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं। इस घटना को परासरण कहते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये चित्र में अलग अलग तरह से इसको समझाने का प्रयास किया है। ये पहला ये देखें हम कि ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक किया हुआ है। एक साइड यहाँ पर शुद्ध विलायक यानी कि जल भर दिया मान लो,
और दूसरी ओर शक्कर का विलयन डाल दिया। तो हमें पहले से पता है कि शुद्ध विलायक का जो मोल अंश होता है वो पूरा XA बराबर 1 होगा, और विलयन में XA प्लस XB बराबर 1 होता है। तो XA कितना होगा, 1 से कम ही होगा। तो यहाँ पर विलायक के अणुओं की संख्या कहाँ पर ज़्यादा है, शुद्ध विलायक की तरफ, और इधर विलायक के अणुओं की संख्या कम है। तो शुद्ध विलायक से जो विलायक के कण हैं विलयन की तरफ गति करते हैं, यानी विलायक अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करता है। किसके द्वारा, किस माध्यम से, सेमी परमिएबल या अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से। और यदि शुद्ध विलायक और विलयन न लिया हो, और मान लो कि एक तरफ तनु विलयन लिया और एक तरफ सांद्र विलयन ले लिया हो, तो फिर देखिए यहाँ पर कि तनु विलयन में विलायक विलेय तनु विलयन में विलेय की मात्रा क्या होती है, कम होती है, और सांद्र विलयन में विलेय की मात्रा अधिक होती है। तो यदि विलेय कम है इसमें, यानी इसका मतलब है कि विलायक इसमें अधिक है तनु विलयन में, और सांद्र विलयन में विलायक कम होगा। मीन्स हमने जो यहाँ परिभाषा देखी कि विलायक अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करता है, यानी विलायक तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करेगा। तो ये जो दूसरी परिभाषा है कि या विलायक तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करता है, या विलायक के अणु लिखे हम यहाँ पर। और इसको समझाने के लिए एक और प्रयोग आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है कि एक फनल है और उसके मुंह पर एक अर्ध पारगम्य झिल्ली बांध दी गई है, और इस फनल को एक विलायक से भरे हुए बीकर में, विलायक जल ले लो, मान लो सबसे अच्छा विलायक जल ही है, जल लिया यहाँ पर, और इस फनल में लिया विलयन, शक्कर का विलयन ले लिया मान लो, ठीक है। अब इसको इसमें लटका दिए फनल को, तो यहाँ से जो बीकर के अंदर से जो विलायक के अणु है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से आगे बढ़ते हुए इस फनल में प्रवेश करेंगे। पहले इस फनल में जो लेवल था वो यहाँ तक था, विलयन का लेवल, लेकिन क्या हुआ कि ये जब विलायक के अणु इसमें अंदर प्रवेश किए तो इसका लेवल बढ़कर यहाँ आ गया मान लो। तो ये जो हाइट ये बढ़ी है, इस स्तंभ की, जल स्तंभ की जो हाइट बढ़ी है, ये हाइट जो है जल स्तंभ की ऊंचाई, ये एक दबाव को बढ़ा रही है, और धीरे धीरे ये ऐसा नहीं है कि चलता ही जाएगा, परासन की प्रक्रिया रुक भी जाती है जब इस जल स्तंभ का दाब इतना हो जाता है कि वो दाब परासरण दाब कहलाने लगता है, और वो परासरण की घटना को रोक देता है, दबाव के कारण परासरण रुक जाता है। तो ये जल स्तंभ का जो दाब है H रो जी, यहाँ H इसकी हाइट है, रो इसका घनत्व है, और G ग्रेविटी का, तो ये हुआ H रो जी, ये दाब जो होता है ये दाब कहलाता है परासरण दाब। तो अब हम यहाँ पर देखें कि परासरण दाब क्या होता है। परासरण दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म होता है, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है कि विलायक के अणु किस दिशा में गति करेंगे। तो परासरण दाब जब अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है तो ये एक अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। परासरण दाब की एक परिभाषा तो ये हो गई कि जल स्तंभ का वह दाब जो परासरण की घटना को रोक दे, विलायक से विलायक का अर्ध पारगम्य झिल्ली से विलयन की ओर प्रवाह रोक दे, वो कहलाएगा परासरण दाब। दूसरा एक और है, ये चित्र यहाँ देखिए आप, मान लो कि एक तरफ ये विलयन है, यहाँ बीच में ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है यहाँ पर, और इस साइड क्या लिया हुआ है, विलायक लिया हुआ है। तो यहाँ पर उन्होंने विलयन है और ये विलायक है। तो विलयन पर ये
ये देखिए यहाँ है विलयन और ये है विलायक। ये विलायक और विलयन दोनों सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से एक दूसरे से सेपरेट किए हुए हैं। अब वैसे विलायक का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा अपने आप यहाँ पर कणों कणों का विसरण या परासरण होता रहेगा, लेकिन इस परासरण को रोकने के लिए यहाँ विलयन पर दाब लगा दिया गया। यहाँ पर इस विलयन के ऊपर दाब लगाया। वो दाब उस दाब लगाने के कारण क्या हुआ कि यहाँ से विलायक का इस साइड कणों का ट्रांसफर होना बंद हो जाता है। तो परासरण दाब की एक और परिभाषा ये हो गई कि विलयन पर लगाया गया वह अतिरिक्त दाब, ये देखिए विलयन पर ये दाब लगाया है, इसको पाई से लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा है पाई। विलयन पर लगाया गया वह अतिरिक्त दाब जो विलायक का विलयन की ओर परासरण रोक दे, परासरण दाब कहलाता है। यानी यदि यहाँ दाब नहीं लगाते हैं तो ऑटोमेटिक विलायक के कण इस साइड गति करेंगे। लेकिन यदि यहाँ पर दाब लगा दिया, ये प्रेशर, ये वायु और ये दाब लगाया, ये तो ये जो है दोनों का लेवल बराबर बना हुआ है। यदि दाब नहीं लगाते तो यहाँ का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता। तो ये दाब लगाने के कारण क्या हुआ कि परासरण रुक गया। तो विलयन पर लगाया गया वह अतिरिक्त दाब जो विलायक का विलयन की ओर परासरण रोक दे, ये क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। इसे पाई से प्रदर्शित करते, परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं। वैसे दाब को पी से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं। अब ये देखिए बॉयल और वॉन-थॉफ नियम जो होता है उसमें ये बताया कि यदि स्थिर ताप हो तो ये परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है। कंसंट्रेशन, सांद्रता यानी कंसंट्रेशन, जो विलयन की सांद्रता होती है, सांद्रता सीधे सीधे अणुओं की संख्या पर डिपेंड करेगी। अणु की संख्या बटे वॉल्यूम जो होता है, कितने अणु कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व हैं, वो क्या कहलाती है? सांद्रता। तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और दूसरा है गैलुसॉक्स क्वांट-ऑफ नियम। तो इसमें क्या होता है, सांद्रता यदि स्थिर है तो जो परासरण दाब है वो ताप के समानुपाती होता है। गैलुसॉक नियम में ये बताया, गैलुसॉक वॉन-थॉफ नियम में। तो ये दोनों नियमों को यदि हम कंबाइन करें तो क्या होगा? पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी एंड सी टी। अब इसमें इक्वालिटी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करें ये वाला, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी आर टी। सी टी में हमने आर का मल्टीप्लिकेशन किया। आर क्या है? ये गैस कांस्टेंट है। अब यहाँ पर सी इक्वल टू हमने अभी देखा एन अपॉन वी होता है, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी के स्थान पे हमने रखा एन अपॉन वी आर टी। अब ये मान लो इसको हम नीचे वाले v का मल्टीप्लिकेशन करें, पाई वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन आर टी। ये बिल्कुल ठीक गैस समीकरण जो हमने देखा था कक्षा 11वीं में, वो क्या था? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वो गैसों के लिए होता था, और ये विलयनों के लिए, ये तनु विलयनों के लिए है, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। इस समीकरण को कहते हैं वॉन-थॉफ समीकरण। ये केवल तनु विलयनों पर ही लागू होती। क्यों? क्योंकि तनु विलयन जो होते हैं लगभग गैसों के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि तनु विलयनों में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं विलय के, वो बहुत दूर दूर होते हैं, और जिस तरह की गैसों के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं उसी तरह तनु विलयनों के पार्टिकल्स भी दूर दूर, विलय के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, इसलिए वो गैसों के समान व्यवहार करते हैं। और ये जो समीकरण है गैस समीकरण से रिजेम्बलेंस कर रहा है। पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, वॉन-थॉफ समीकरण कहलाता है। अब इस परासरण दाब की सहायता से हम अणुभार की गणना कैसे करेंगे? ये देखिए यहाँ पर जो समीकरण मिला हमको, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो यहाँ पर यदि विलय के कणों को हम N2 बोलें और
तो N2 बराबर हो जाएगा W2 अपॉन M2। ये हम पहले से जान रहे हैं। W2 क्या हो गया, विलेय का भार, और ये है मोलर मास या अणुभार कह सकते हैं, विलेय का अणुभार। इसी की हमें कैलकुलेशन करनी है यहाँ पर। तो यहाँ n की वैल्यू रखी हमने, पाई v इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 RT, और M2 बराबर क्या हो जाएगा, ये पाई v इसकी रिप्लेस हो जाएगा इधर M2 की जगह पे। M2 इक्वल टू W2 RT अपॉन पाई v। ये हुआ हमारा अणुभार कैलकुलेट करने का सूत्र। किसके माध्यम से, परासरण दाब के सहायता से। अब ये देखिए कि ये जो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर परासरण दाब, मान लो पाई को कैलकुलेट करें तो, या M2 को कैलकुलेट करते हैं अणुभार को, तो इसमें जो परासरण दाब के द्वारा कैलकुलेटेड अणुभार और प्रेक्षित अणुभार तभी बराबर मिलता है जब जो विलेय होता है वो अवाष्पशील हो, विलयन तनु हो, यानी उसकी सांद्रता 5% से भी कम हो। और तीसरी विशेषता ये होती है कि विलेय जो घुला हुआ है उसका न तो संयोजन हो और न ही वियोजन हो, तो ही हमें अणुभार सही सही मिलेगा। तो इस विधि के द्वारा, कौन सी, परासरण दाब वाली विधि से बड़े बड़े जैव अणु जो होते हैं, जैसे कि प्रोटीन हुआ, बहुलक या पॉलीमर आदि, इनके अणुभार ज्ञात किए जाते हैं। क्योंकि ये जो अणु होते हैं, बड़े बड़े अणु पॉलीमर्स जो होते हैं, ये उच्च ताप पर स्थायी नहीं होते हैं, इसलिए इनका अणुभार जो होता है वो परासरण दाब मापन विधि से ही निकाला जाता है। जो अन्य अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं उनके लिए ताप बढ़ाने की आवश्यकता होती है, क्वथनांक, उन्नयन जैसे, लेकिन इस विधि में कमरे के ताप पर ही मापन होता है, और इसमें मोललता के स्थान पर मोलरता का उपयोग होता है। परासरण दाब विधि में मोलरता का उपयोग होता है। अब हम देखें कि परासरण के आधार पर विलयनों को 3 प्रकार के विलयन कहे जाते हैं, समपरासरी, अतिपरासरी और अल्पपरासरी विलयन। तो समपरासरी मतलब ऐसे दो विलयन जिनका परासरण दाब जो होता है वो समान होता है, तो उन विलयनों को समपरासरी विलयन कहते हैं। तो यदि परासरण दाब समान है मतलब उनकी मोलर सांद्रता भी समान होगी। तो ये हम परिभाषा यूं लिख सकते हैं कि दिए गए ताप पर समान मोलर सांद्रता वाले दो विलयनों का परासरण दाब भी समान होता है। ऐसे विलयन समपरासरी, या इनको कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। इनके मध्य परासरण नहीं होता। जो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं उनके बीच में परासरण नहीं होता है, क्योंकि दोनों तरफ समपरासरी दबाव दोनों तरफ समान होता है, इसलिए परासरण नहीं होता है। ये जो है रक्त की कोशिकाएं, उनके अंदर जो प्लाज्मा होता है, रक्त का ब्लड प्लाज्मा जो होता है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है 0.9% m/v, है ना। तो यदि कोई इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाना हो, यानी कि डायरेक्ट वेन्स में इंजेक्शन लगाना रहता है, तो उसका परासरण दाब पूरी तरह से बिल्कुल बराबर मेंटेन किया जाता है। जो ब्लड प्लाज्मा का परासरण है वही इंजेक्शन के लिक्विड का भी परासरण दाब रखा जाता है। अब देखिए ये दो और टर्म्स हैं, एक तो हाइपरटोनिक या अति परासरी विलयन और दूसरा हाइपोटोनिक या अल्प परासरी विलयन। ये दोनों भी टर्म जो हैं ये तुलनात्मक होते हैं। अकेला कोई भी विलयन अति परासरी नहीं कह सकते हैं। एक विलयन जिसकी सांद्रता अधिक होगी उसको हाइपरटोनिक या अति परासरी विलयन कहेंगे, और उसकी तुलना में दूसरा विलयन जिसकी मोलर सांद्रता कम होगी और उसका परासरण
परासरण दाब भी कम होगा, ऐसे विलयन को अल्प परासरी या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो अकेला कोई भी विलयन अति परासरी नहीं कहला सकता है, न अल्प परासरी कहला सकता है। जब दो विलयन रखे होते हैं तो जिसका जिसका परासरण दाब अधिक होगा उसे हाइपरटोनिक या अति परासरी कहेंगे, और जिसका परासरण दाब कम होगा उसे हाइपोटोनिक या अल्प परासरी विलयन कहेंगे। अब यहाँ देखिए इसके कुछ व्यवहारिक उदाहरण हैं कि यदि रक्त कोशिकाएं शुद्ध जल के संपर्क में आती हैं तो उनमें अंतः परासरण के कारण वो कोशिकाएं फूल जाती हैं, और कई बार ये घटना भी होती है कि फूलने के कारण या स्वेलिंग के कारण वो कोशिकाएं बर्स्ट हो जाती हैं, और इस घटना को हीमोलिसिस कहते हैं। ये जो टर्म्स है हीमोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस, इडेमा वगैरह, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी बहुत बार पूछी जाती है। इसी तरह से आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में भी पूछा जाता है। तो रक्त कोशिकाओं में जब अंतः परासरण होता है, यानी बाहर से उनमें जल अंदर प्रवेश कर जाता है, क्यों? क्योंकि शुद्ध जल का जो परासरण दाब होता है वो कम होगा, और विलयन का परासरण दाब अधिक होता है, तो ब्लड का परासरण दाब अधिक होगा, तो शुद्ध जल जो है वो बाहर से अंदर प्रवेश करेगा कोशिकाओं में, इसलिए कहा अंतः परासरण। और अंतः परासरण के कारण कोशिकाएं जो है टर्जिड हो जाती, फूल जाती का मतलब टर्जिड हो जाती है, और उनको बर्स्ट होने की घटना को हीमोलिसिस कहते हैं। अगला है कि यदि रक्त कोशिकाएं उनका जो परासरण दाब कितना है 0.9% से अधिक सांद्रता वाले विलयन वाला होता है प्लाज्मा उसका, तो यदि इससे अधिक सांद्रता यानी अधिक परासरण दाब वाले विलयन के संपर्क में आती है तो उनमें क्या होता है कि प्लाज्मा में से जो पानी होता है वो बाहर निकल जाता है, तो उसको कहते हैं बाह्य परासरण। और उसका जो लिक्विड पानी जो होता है वो बाहर निकलने के कारण ब्लड कोशिकाएं जो होती हैं वो संकुचित हो जाती हैं, तो इस घटना को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस। जब कुछ लोग क्या होते हैं बहुत अधिक नमक वाला भोजन करते हैं तो उनके हाथ पैरों में या चेहरे पर कभी कभी सूजन आ जाती है, इस रोग को शोफ या इडेमा कहते हैं। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण घटना के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, प्रतिलोम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी ऑस्मोसिस में हमने क्या देखा था कि पानी जो होता है, ये मान लो कि ये चित्र फिर से यहाँ रिपीट किया मैंने, ये एक तरफ विलायक है और ये विलयन। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन की ओर चलते हैं। ठीक है, अब हमने एक परिभाषा जब देखी थी कि विलयन पर लगाया गया वह दाब जो परासरण की घटना को रोक देता है उसको कहते हैं परासरण दाब। अब यदि विलयन पर, जैसे कि ये समुद्री जल है मान लो या लवणीय जल है, ठीक है, इस विलयन पर परासरण दाब से भी ज्यादा दाब, ये पाई लिखा हुआ है यहाँ पर, इस पाई से भी ज्यादा दाब लगा दिया जाए, यदि यहाँ तो केवल परासरण दाब के बराबर दाब लगाया तो परासरण क्या हुआ, रुक गया, यानी इधर से विलायक के कण आना रुक गए, लेकिन इसके अपेक्षा और ज्यादा दाब लगा दिया जाए तो यहाँ उल्टी ऑस्मोसिस होना चालू हो जाती है, जिसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस या प्रतिलोम परासरण। तो जब परासरण दाब से भी ज्यादा दाब यदि विलयन पर लगा दिया जाए तो विलयन की तरफ से विलायक के कण जो होते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से उल्टी दिशा में यानी विलायक की दिशा में जाने लगते हैं, विलयन से विलायक की ओर, पर जाएंगे कौन से कण, केवल विलायक के कण जाएंगे। तो अब क्या होगा, मान लो कि ये समुद्री जल है, ठीक है, तो ये खारा होता है, पीने योग्य होता नहीं है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ जल की बहुत परेशानी होती है
स्पेशली जहाँ पर समुद्र होता है वहाँ पर पीने योग्य जल नहीं होता है, तो उन स्थानों पर क्या करते हैं, ये प्रतिलोम परासरण के द्वारा इसमें समुद्री जल से का विलवणीकरण करते हैं। इसमें से नमक को एक तरफ रह जाता है और इधर इस पर दबाव डालने से यहाँ से जो जल होता है, जल के कण होते हैं, वो इस साइड शुद्ध जल की तरफ आएंगे। यहाँ पर जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज की जाती है वो बहुत अधिक मजबूत वाली ली जाती है। तो इसमें ये सेल्यूलोज एसीटेट की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज करते हैं, ताकि जब यहाँ पर दबाव डाला जाए तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फटने का डर होता है, तो उसमें कोई डैमेज ना हो, इसलिए बहुत मजबूत वाली सेल्यूलोज एसीटेट की फिल्म यहाँ पर यूज की जाती है। तो समुद्री जल के विलवणीकरण के द्वारा पीने योग्य जल भी प्राप्त किया जाता है। तो कई स्थानों पर ये विलवणीकरण संयंत्रों के द्वारा पीने का पानी, पेयजल प्राप्त किया जाता है। तो अभी यहाँ पर एक और परिभाषा थोड़ी सी देख ले रिवर्स ऑस्मोसिस की, कि विलयन पर यदि परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो परासरण की दिशा रिवर्स्ड हो जाती है तथा शुद्ध विलायक अब अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन से विलायक की ओर पारगमन करने लगता है। यह परिघटना प्रतिलोम परासरण कहलाती है। ठीक है, इसका उपयोग समुद्री जल के विलवणीकरण के लिए किया जाता है और यहाँ पर दाब बहुत अधिक होता है और झिल्ली फटने के डर से ना फटे, इसलिए इसमें सेलुलोज एसीटेट की फिल्म रखी जाती है। तो चलिए बच्चों, आज हमने देखा परासरण, परासरण दाब और उसने अणुभार की गणना, और एक बहुत अच्छी चीज देखी हमने प्रतिलोम परासरण, जिससे समुद्री जल से भी पीने योग्य पानी प्राप्त किया जा सकता है। तो बच्चों, विलयन का चैप्टर लगभग समाप्त होने में है, केवल एक भाग और इसका होगा जिसमें हम बॉन्ड हाफ फैक्टर के बारे में आपको बताएंगे। तो बच्चों पढ़ते रहिए। थैंक यू।